हेलो बच्चों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी कक्षा 11 जो आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी है, उसे अपन शुरू करने जा रहे हैं। और आपको जैसे पता है अपन लैब असिस्टेंट की तैयारी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। तो अपन कक्षा 11 की ये जो किताब है उसको पढ़ते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। आपको जैसा कि पता है कि आपका जो लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो इन्हीं बुकों के हिसाब से बनाया गया है। तो आपका ये जो इसका पहला लेसन है भूगोल एक विषय के रूप में, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, ये ही आपका पहला पॉइंट है। अब इसमें कुछ 2-3 टॉपिक नहीं मिलेंगे, 11 12 दोनों एनसीईआरटी को मिला के। तो आपके जो 2-3 लेसन है ये मिलेंगे आरबीएससी की जो पहले किताबें चलती थी 11-12 क्लास में, जो आरबीएससी बोर्ड बनाता था उसमें वो मिलेगी। तो वह मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अपन चलते हैं पहले लेसन की तरफ। ये है हमारा लेसन फर्स्ट, भूगोल एक विषय के रूप में। देखिए इसमें लिखा है कि आपने माध्यमिक स्तर में भूगोल का अध्ययन कर लिया होगा, यानी सामाजिक विज्ञान के रूप में आप पढ़ते ही हो इसे। अब जो है अपन भूगोल का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियाओं प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या है? ये एक वर्ड आया है इसमें, अंतर अंतर प्रक्रियात्मक संबंध। अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे संबंध जिनमें क्रिया हो, किसकी क्रिया? पृथ्वी के भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच की जो संबंध है उसमें क्रिया होती है। एक संबंध कैसा है? क्रियात्मक संबंध है। उसके बारे में अपन जो है इस बुक में पढ़ते हैं। देखो इसमें एक सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है जो आपके दिमाग में, वो ये है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम धरातल पे रहते हैं, हमारा जीवन परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है, हम निर्वाह के लिए आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं, खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकों का विकास किया, प्राकृतिक संसाधनों का भूमि, मृदा, जल उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों को वस्त्र, मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यान रहे कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ यही है इसमें, आपको ये बात रखना है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन और उसका परिष्करण, यानी इसमें मॉडिफिकेशन, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन की भिन्नता जो है अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग दिखेगी। उसी कारण से प्राकृतिक संसाधन का आधार है, उसका जो तकनीकी विकास है, उसका जो भौतिक वातावरण है, उसके साथ मनुष्य का जो अनुकूलन है, उसका जो मॉडिफिकेशन है, वो अलग अलग भी पाया जाएगा। ठीक है, देखो भूगोल के छात्र के रूप में आपको ये धरातल पर घूमने वाली भिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए कुछ होना चाहिए। यानी आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि भाई हम ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, अपन को ये जानना है कि धरातल पे कितनी विभिन्नताएं हैं। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित होते हैं। आप जानते हैं अलग अलग जगह जमीन अलग होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। यानी जैसे आप पहाड़ों पे जाओगे तो वो ऊंची भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है। वहीं आप मैदानों में आ जाओ तो वो एक अलग तरह की भूमि है। ठीक है, वहीं आप पठार पे आ जाओ, है ना, तो अलग अलग तरह की भूमि और उस पे रहने वाले लोग भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट करती है कि भाई अपन को जानना है वो इस पृथ्वी के बारे में। फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। यानी आप इतना तो जान ही रहे हो, आप अपने आसपास का मौसम देखते हो, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी बारिश हो रही है। उसके साथ भी आपको एक क्यूरियोसिटी होती होगी कि भाई ये हमारे पृथ्वी पे ये सब कैसे हो रहा है। भूगोल आपको विविधता समझने और समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी आप जब भूगोल को पढ़ लेते हो तो आपके अंदर ये सारी चीजें जो है कि भाई ये कब और कहाँ, कब कब यानी टाइम, कहाँ जगह, इन दोनों के
चीजों को समझने की क्या करता है, आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करा देता है भूगोल, कि भाई आप ये समझ सकते हो कि कहाँ पर और क्यों और कब ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, आप देखते हो मानचित्र में परिवर्तक गोलक यानी ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होगी। देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। देखो ये क्या दिया है, परिवर्तक गोलक यानी ग्लोब। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि मानचित्र और ग्लोब को समझने धरातल के जो हमें दिख रही है चीजें, दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होगी। किससे? ज्योग्राफी पढ़ने से, भूगोल पढ़ने से। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र जैसे जीआईएस, संगणक मानचित्र कला यानी कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लेस, लेस का मतलब फुलफिल करती है। ठीक है, यानी आप राष्ट्रीय स्तर के विकास में भी योगदान दे सकते हो ज्योग्राफी पढ़ करके। अगर आप ज्योग्राफी को नए जो तकनीकी ज्ञान है उसके अंदर अगर आप शामिल कर लो, जैसे जीआईएस है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से आप अपने आप को इतना अगर मॉडिफाइड कर लेते हो, आप उससे जुड़ जाते हो, तो वो आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो है विकास में योगदान देने के योग्य बना देता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि भूगोल क्या है। ये भूगोल है क्या जिसको अपन पढ़ रहे हैं? पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते यहाँ पे, सब कुछ रहते हैं। वनस्पति भी जो है अपन जीवित ऑर्गेनिज्म में मानते हैं वनस्पति को भी। तो या वनस्पति है, जीव जंतु है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, सभी प्राणी का ही आवास क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियां, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र यानी बंजर क्षेत्र भी मिलते हैं। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में विभिन्नता पाई जाती है। सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजार मानव जनित कई अन्य तत्वों के रूप में विद्यमान है। यानी इस तरह से क्या है कि अपन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है एक रूप नहीं है, एक जैसी नहीं है। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं सीधी समतल मैदान है धरातल में, कहीं पठार है, कहीं कंकरीली मिट्टी है, कहीं बालू मिट्टी है, कहीं रेतीली है ना, कहीं चिकनी मिट्टी है। तो इस तरह से क्या है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ ऐसा धरातल में नजर आता है, जिसमें पर्वत भी है, पहाड़ियां है, घाटियां है, मैदान है, पठार है, समुद्र है, झील है, रेगिस्तान है, वन है, उजाड़ क्षेत्र यानी कि बंजर क्षेत्र है। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता ही है। कहीं अलग अलग समाज देखने को मिलते हैं ना, कहीं का समाज अलग है, कहीं का समाज अलग है। ठीक है, इनकी भिन्नता है। सांस्कृतिक विकास की एक पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्राम, सांस्कृतिक विकास में क्या कहते हैं? गांव, नगर, सड़कें, रेल, पतन, बाजार मानव जनित। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। मैडम ठीक है, आपने हमें समझा दिया, हमने देख लिया, हमने पढ़ भी लिया, क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना भी है साथ में कॉपी लेके। निम्न में से सांस्कृतिक तत्व है। ऑप्शन में आएगा पर्वत, पहाड़ियां, घाटियां और सड़क। तो आंसर क्या हो जाएगा? सड़क। फिर ये सांस्कृतिक तत्व में है। ऐसे पूछ सकते हैं निम्न में से प्राकृतिक या भौतिक तत्व है, तो इनमें से दे देगा गांव, शहर, सड़क, रेल, पतन, इनमें से देकर के एक ही दे देगा, पर्वत, पहाड़ी, घाटी, मैदानी। क्या है? प्राकृतिक या भौतिक। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, दिखने में सीधे साधे सिंपल होंगे, लेकिन फिर आप समझोगे कि यार ये सड़क तो जमीन पे ही बन रही है, जमीन भी तो प्राकृतिक है, लेकिन बनाई किसने? मानव ने, है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक चीजें या भौतिक जो चीजें हैं वो कैसी होगी, वो नेचुरल होगी, वो प्रकृति ने ही बनाई होगी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इंसानों का कोई हाथ नहीं है। पर्वत इंसान ने नहीं बनाए, पहाड़ियां नहीं बनाई, घाटियां नहीं बनाई, मैदान नहीं बनाए, पठार नहीं बनाए, समुद्र नहीं बनाए, झील नहीं बनाए, रेगिस्तान नहीं बनाए, वन नहीं बनाए। यहाँ तक कि जो बंजर भूमियां है, यानी कि जहाँ पर वनस्पति वगैरह नहीं पाई जाती या जहाँ पे लोग नहीं बसते, ठीक है, उन्हें भी उजाड़ क्षेत्र या मरुस्थल भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर, ऐसी जगहों को प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, जबकि देखो गांव है इंसानों से बने होते हैं, नगर जो है इंसानों ने बनाए, सड़क, रेल, पतन, बाजार, पतन यानी बंदरगाह, पोर्ट, जहां से समुद्र जो है शुरू होता है आगे, और जहां से जहाजों का माल जो है ढुलाई और चढ़ाई होती है, इसे बोलते हैं पतन। के बाजार है, मानव जनित अन्य कई तत्व जो भी होंगे, सारे तत्व, वो सब के सब क्या है? सांस्कृतिक विकास का या सांस्कृतिक तत्वों में शामिल होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, यानी
ये जो भौतिक पर्यावरण है, ये जो ऊपर है, ये मंच है, काम सारे इसके ऊपर ही होंगे। सड़कें जो है इन्हीं पर्वत पहाड़ी मैदान पे बनेगी। रेल गाड़ी की जो रेल लाइनें हैं वो इन्हीं पे बनेगी। पतन यहीं पे बनेगा, इन्हीं समुद्र के तटों पे बनेगा पतन। ये गांव, ये नगर यहीं बसेगा, इन्हीं सब के अंदर बसेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक मंच प्रस्तुत करता है जिसको मानव समाज अपने सृजनात्मक क्रियाकलाप, यानी मानव में बुद्धि है, उसमें सृजनात्मकता है, वो कुछ ना कुछ नया सोचता है और कुछ नया बना देता है। ठीक है। तो ये सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा, ड्रामा यानी उसका काम, अपनी तकनीकी विकास से, उसमें क्या लगता है, उसकी तकनीकी विकास लगती है, से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित है। मंचित यानी चलाया जा रहा है। उस मंच पर, इस बेस पर जो कुछ हो रहा है वो मानव के सृजनात्मक क्रियाकलाप और तकनीकी विकास के द्वारा ही जो है क्रियाकलाप सारे चल रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा मैम? तो आप ये क्वेश्चन आएगा कि मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलाप या सांस्कृतिक विकास जो है किसकी देन है? तो आंसर में आपको ऑप्शन ढूंढना है, उस मानव के सृजनात्मक क्रियाकलाप और उसका तकनीकी विकास। ठीक है। उसकी देन है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, मानव का सांस्कृतिक विकास या सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए मंच है, तो क्या मंच है? ये भौतिक स्वरूप या भौतिक पर्यावरण ही उसका मंच है, उसी पे ये सारे सांस्कृतिक क्रियाकलाप या सांस्कृतिक विकास के कार्य होते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे देखते हैं। आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है, तो उत्तर देने में सक्षम होंगे कि भूगोल क्या है भाई। भूगोल, अगर अपन इतना पढ़ने के बाद आपसे कोई पूछे कि भूगोल क्या है, तो आप बता सकते हो कि भूगोल जो है इस प्राकृतिक वातावरण का मानव की क्रियाकलापों के साथ जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करता है। साथ ही वो समय और स्थान के संदर्भ में अध्ययन करता है, यानी कहाँ, कब और कहाँ क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है। तो इन दो चीजों के बारे में अध्ययन करता है। अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया है और आज फिर से बता रही हूँ, भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, ये ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक, ये जो ग्रीक वर्ड है दो भागों से दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफिया, ग्राफिया जिसका अर्थ है वर्णन करना। ठीक है। तो सीधा सा शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। अब पृथ्वी का वर्णन कैसा, बड़ा व्यापक है वर्णन। ठीक है। लेकिन अपन सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। और इस वर्णन में किस चीज का वर्णन होता है, पृथ्वी के प्राकृतिक जो वातावरण है उसका मानव के क्रियाकलाप के साथ उसका जो संबंध है उसके संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब बात आ गई भूगोल शब्द की। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है और आपके लिए आ सकता है, कोई दो राय नहीं है। तो सर्वप्रथम जो है भूगोल शब्द का, इस भूगोल शब्द का जो है प्रयोग, ये भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी जो शब्द है, ये पहली बार, देखो भाई वो हिंदी तो बोलते नहीं थे, ग्रीक लोग थे। ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसको सबसे पहले जो है किसने यूज किया था, ये किया था इरेटोस्थेनीज ने। इसको तो आप जितनी भी ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो कर लो, किताब अपने पास लेके बैठनी है, और जो जो चीजें मैं बता रही हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है उसको इस तरह से हाईलाइट कर लेना। ये भाई हाईलाइट करनी है अपन को, और ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और ये पीवाईक्यू भी आप इसके ऊपर लिख लो। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पहले पूछा गया है। यानी ये मतलब ऑलराउंडर पीवाईक्यू है, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम में, क्योंकि भूगोल की ही एग्जाम है तो भूगोल के बारे में तो पूछा ही जाएगा। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले जो है यूज किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने किया था। और ये कहाँ का विद्वान था, ग्रीक विद्वान था, ग्रीक विद्वान। और ये इसका टाइम पीरियड था कब से कब तक, तो कई बार पूछ लेता है कि कब किया था। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हल्का सा आपको दिमाग में रखना है। ये ईसा पूर्व में है, यानी ईसवी शताब्दी के जो है 276 साल पहले इसका जन्म हुआ था, और ये 194 ईसा पूर्व तक जीवित था, इसी के बीच इसने इसको यूज किया था। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो प्लस ग्राफोस, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ये वही बात है, से बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना, से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन।
तो जो अभी अपन ने ये परिभाषा देखी थी कि भैया अत्यंत सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, इसको ही यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। कैसे पता चल रहा है, इसके शब्द ज्योग्राफी से पता चल रहा है अपन को। ठीक है, तो इस तरह से ये है ज्योग्राफी शब्द का अर्थ। और किसने दिया था पहली बार, इरेटोस्टेनिस ने। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन लिख लेना है। एक तो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया सांस्कृतिक तत्व और ये जो भौतिक तत्व है, इसके बारे में एक दो क्वेश्चन यहाँ लिखवाए हैं मैंने आपको, एक क्वेश्चन ये भी आप लिख लेना। ठीक है, कि भूगोल शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था। ठीक है, जैसे ही मैं बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, वहां आप क्वेश्चन लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और जब मैं आपसे क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी यहाँ पर, तब आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आप वापिस उठा के इस किताब को नहीं देखना पड़ेगा, एक एक लाइन से अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बना लेंगे कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो आपके पास आपकी एक नोटबुक में आ जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी, वो क्वेश्चन भी आपके पास रहेंगे। तो इनमें से जो कुछ बच गई, जैसे ये कुछ लाइनें हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मानव के साथ वातावरण अनुकूलन के हिसाब से ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं और ऐड कर दूंगी। जो कम इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं आपको ऐड करके दूंगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं अभी के अभी लिखा रही हूँ, वो आपको अभी के अभी लिखना है। ठीक है, इसे हल्के में नहीं लेना है, इसे हाथों हाथ लिखना है। यही हमारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपन को चलना है। आगे चलते हैं। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है, यानी हर जगह एक बात चीज कॉमन मानी जाती है कि जो पृथ्वी है ये मानव के आवास की जगह है, यानी मानव का घर है। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव निवास के रूप में, पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित कर लेते हैं। यानी नॉर्मली अगर आपसे पूछे तो आप कहते हो कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। कोई कहते हैं कि मानव के घर के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, इस तथ्य से तो परिचित ही हो गए होंगे कि यथार्थता बहुआयामी होती है। यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। यानी यथार्थता जो है, जो जो चीजें हैं वो सामने है, वो बहुआयामी है। यानी सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। बोलते हैं ना कि अपन ने एक ही चीज देखी सामने की, दूसरी पता ही नहीं चली। तो यथार्थता जो होती है वो बहुआयामी होती है। वैसे ही पृथ्वी भी बहुआयामी ही है। ठीक है, पृथ्वी भी हमको जैसे दिख रही है, उसके उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का जो है कॉन्सेप्ट, वो भी दूसरा काम करता है उसके पीछे। तो पृथ्वी भी क्या है, बहुआयामी है। ठीक है, इसलिए अनेक प्राकृतिक इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नर विज्ञान आदि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, लेकिन साथ ही अन्य विषयों के साथ इसका निकट संबंध भी है। यानी जो भूगोल है ना, वो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विषयों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों से सूचना यानी इंफॉर्मेशन यानी डेटा, यानी कि जो हमारे पढ़ने की जो चीजें हैं उसके अंदर जो कलेक्शन है वो प्राप्त करता है, और उसे अपनी विषय वस्तु बना करके और अपनी विधि तंत्र से क्या है, उसका संश्लेषण करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका अध्ययन करता है। तो भूगोल क्या है, अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार से इसको बना के दिखाती हूँ थोड़ा, कि भूगोल का संबंध क्या है, कैसे है। ये क्वेश्चन आता है, जनरल सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। देखिए अपन बनाते हैं इसको, मैं रेड पेन से बना देती हूँ ताकि आपको इसके ऊपर दिख जाए। ये है भूगोल। इस भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक भूगोल, जो मैंने आपको ऊपर लाइनें पढ़ाई है ना कि भौतिक स्वरूप जो है धरातल, जो पहाड़ियां, पठार, मैदान, वही तो मंच है, उसी के ऊपर तो मानव अपने क्या कर रहा है, कार्यकलाप कर रहा है। तो वो तो एक पूरा भौतिक भूगोल में आ जाएगा, और जो मानव क्रियाकलाप कर रहा है उन पे बैठ के उसको मानव भूगोल में डाल दिया गया। यानी भूगोल के दो मेजर पार्ट है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो है ये प्राकृतिक विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान यानी कि यहाँ पे आपके नाम दे रखे हैं, ध्यान से देखोगे इसके अंदर, देखो भौमिकी, मृदा, चेंज कर लेती हूँ मैं, ये देखो भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्य से, ठीक है, अन्य। ठीक है, इस तरह से ये है अपने प्राकृतिक विज्ञान। उसके अलावा जो ये अपने सांस्कृतिक सामाजिक विज्ञान है, ये आते हैं मानव भूगोल में। यानी अर्थशास्त्र है,
कौन करता है? अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? अपन इंसान पढ़ता है कि भाई कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, कितना अपन ने इसको पूंजी निर्माण में लगाया, कितना अपन ने इसको वेस्ट किया। ठीक है। इतिहास इंसानों का ही पढ़ा जाता है। इतिहास, समाजशास्त्र, समाज इंसानों का ही होता है। राजनीति इंसान ही करता है। नर विज्ञान, प्रजाति विज्ञान, ये सारे क्या है? इंसानों की होती है, जातियां, प्रजातियां, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, इसमें मानव भूगोल में पढ़ी जाती है। मतलब मनुष्य का उद्भव कैसे हुआ, मनुष्य जो है पहले कैसे दिखता था, उसमें कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, कैसे जो है ये मनुष्य ना एक स्थान से पूरे इस विश्व में फैल गए, ये सारा अध्ययन ठीक है किसमें करते हैं? इस मानव भूगोल में या सामाजिक विज्ञान में या नर विज्ञान में करते हैं। और नर विज्ञान के कुछ जो है विषय वस्तु लेकर के, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन या इसका जो विषय वस्तु है वो लेकर के मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से भूगोल का संबंध जो है सामाजिक और प्राकृतिक दोनों विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल क्या है? सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान जो इंसानों ने बनाया है, प्राकृतिक विज्ञान जो नेचुरल चीजें हैं उनका अध्ययन। ठीक है। इस तरह से अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल अब आगे चलते हैं अपन। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु विधि तंत्र से तो भिन्न है। अपने इसकी अपनी एक विधि तंत्र अलग ही है भाई। इसको ना पढ़ने का तरीका अलग है। ये दूसरे विज्ञानों से पढ़ने का तरीका नहीं लेता है ना। इसकी भी अपनी एक पूरा सिलेबस, एक विषय वस्तु है। लेकिन ये क्या करता है? दूसरे विज्ञानों से क्या करता है? सूचना आधार प्राप्त करता है, सूचना का आधार प्राप्त करता है। ठीक है। और उनका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई देती है। भौतिक वातावरण भी अलग अलग होते हैं और सांस्कृतिक वातावरण भी अलग अलग होते हैं। अनेक तत्वों में समानता होती है कहीं, और कहीं असमानता होती है। ठीक है। जैसे पहाड़ी लोग, ठीक है, पहाड़ी लोग असम में भी है, पहाड़ी लोग अरुणाचल प्रदेश में भी है, पहाड़ी लोग जो है उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। लेकिन उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखोगे आप अलग अलग है। ठीक है। भौतिक में कहीं समानता मिल रही है, कहीं असमानता मिल जाती है। ठीक है। और कहीं सांस्कृतिक में भी समानता मिल सकती है। जैसे राजस्थान गुजरात का कल्चर है, थोड़ा थोड़ा समानता लगता है, लेकिन फिर भी उसमें भिन्नता है। ठीक है। कुछ कुछ समानता हो सकती है, कुछ और असमानताएं भी अपन को सीधी दिख जाती है, कुछ असमानताएं भी होती है। ठीक है। तो भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। यानी लॉजिकल रूप से अगर आपको भूगोल पूछे कि क्या है, तो आप क्या कहोगे? इन क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना ही भूगोल का काम है, भूगोल का उद्देश्य है। ठीक है। इस प्रकार भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो क्षेत्रीय संदर्भ से भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हर एक क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, उन सभी तथ्यों का अध्ययन कर लेता है। भूगोल वेता केवल धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन ही नहीं करते। ये नहीं खाली तथ्यों का भिन्नता का अध्ययन करने बैठ गए भूगोल वेता, लेकिन ये उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण होते हैं। यानी ये भिन्नता आई क्यों? ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी पहाड़ी लोग हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें भी पहाड़ी लोग हैं। लेकिन इनकी संस्कृति और इनकी संस्कृति दोनों अलग अलग है। तो इनके अंदर ये कारण क्या है इनकी संस्कृति का अलग होने का? इस कारण का अध्ययन भी कौन करता है? एक भूगोलवेता कहता है। यानी भूगोल में उन कारणों को भी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है। तो कार्य कारणीय संबंध, कार्य कारण संबंध का अध्ययन करता है कौन? भूगोल। कार्य कारण संबंध का अध्ययन कैसे? जैसे कि पता चला ये जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो है बर्फ जमा हुआ नहीं रहता साल भर, और यहाँ पे साल भर बर्फ जमा हुआ रहता है। पहला तो इसका कारण ये है, बर्फ जमा होने से क्या है? ये ठंडा ज्यादा है, ये ठंडा कम है। ठीक है। वर्ष भर की बात हो रही है। ठीक है। वैसे औसत में आपको अलग अलग डेटा मिल सकते हैं। ठीक है। ये वर्ष भर ठंडा देता है, ये वर्ष भर ठंडा नहीं देता है। ठीक है। यहाँ पे वर्षा ज्यादा प्राप्त होती है, यहाँ पे वर्षा कम प्राप्त होती है। ठीक है। यहाँ के जो मनुष्य है, यहाँ का जो नर विज्ञान है वो अलग है, यानी नरजाति अलग है। यहाँ का नरजात से जो है, यहाँ के मनुष्य जो है वो अलग है। इस तरह से इसमें कारण का पता लगाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता क्यों है तो क्यों है वो। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु ये भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार की मांग, किसानों की वे क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि से भिन्नता से संबंधित होती है। जैसे कि अब समझना, जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई अपना जो बाड़मेर है अभी, बाड़मेर, ठीक है, ये अभी है ना अनार बहुत उत्पादित कर रहा है। ठीक है। वहीं अपन जोधपुर में आ जाते हैं।
जोधपुर में बाजरा बहुत उत्पादित होता है, ठीक है। तो है तो थोड़े थोड़े पास ही, लेकिन फिर भी ये दो अलग अलग क्षेत्र है, तो इन दो क्षेत्रों में अलग अलग फसलें हो रही है। इन अलग अलग फसलों के होने का कारण देखा जाएगा कि भाई इनका कारण क्या हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर कारण क्या क्या हो सकता है। वहां की मिट्टी, मिट्टी अलग हो सकती है कि जोधपुर और बाड़मेर की मिट्टी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, हल्का हल्का सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के अगर अपन कंपेरिजन करें इन दोनों की तो हो सकता है। जलवायु अलग हो सकती है, वैसा देखा जाए तो ये एक ही शुष्क जलवायु में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इससे ज्यादा शुष्क है ये इसमें माना जाता है, ठीक है। बाजार की मांग, अब देखो यहाँ पे अनार जो है ये किसान की जो तकनीकी चीज है। इसमें यहाँ के जो किसानों ने ना अनार को अपनी बाजार की मांग के अनुसार तकनीकी ज्ञान से यहाँ पे विकसित कर लिया। जबकि यहाँ बाजार की मांग क्या है, बाजरा। तो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह अलग अलग कारण हो सकता है। वहीं आप देखोगे कि भाई अपने जो पूर्वी राजस्थान है, उस पूर्वी राजस्थान में जो है अनाज ज्यादा उगाया जाता है, अनाज यानी कि गेहूं, ठीक है, खाने का अनाज, ठीक है। तो इस तरह की चीजें उगाई जाती है। तो ये क्या है, यहाँ की बाजार की मांग है, ठीक है। तो मांग वगैरह ये सारी चीजें क्या है, इफेक्ट करती है उस क्षेत्र पर किसी काम को होने की, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अपन अध्ययन जो करते हैं इसमें भूगोल में, ये जो अपन अध्ययन कर रहे हैं भूगोल में, तो ये अध्ययन हमें अपन को ये बताता है कि भाई इस भिन्नताओं का कारण क्या है। भूगोल में सिर्फ ये नहीं करते कि ये और ये दो अलग अलग चीजें, ये तो पढ़ना ही है भूगोल में, ये ऐसा दिखता है ये ऐसा दिखता है, लेकिन ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इस क्यों का भी पता लगाते हैं भूगोल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध इस वाले वर्ड को तो आप, मैं कह रही हूँ आपको निशान लगा लो, अंडरलाइन कर लो, जो भी आपको करना चाहे कर लो, ठीक है। ये जो वर्ड है कार्य कारण संबंध, भूगोल में क्या कहलाता है, किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। किन्हीं दो तत्वों में से में एक मिनट पेन चेंज करती हूँ थोड़ा सा। किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना ही भूगोल का मेन उद्देश्य है। एक भूगोलवेत्ता तथ्य की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि यह केवल व्याख्या में सहायक नहीं होता बल्कि ये तथ्य के पूर्व अनुमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी विकसित करता है। यानी कि आप अगर क्यों का पता लगा लेते हो तो आप इसका अनुमान लगा लेते हो पहले से, तो आखिर आगे जाके ये क्या हो जाएगा, क्या इसका शेप ऐसा हो जाएगा आगे जाके, तो आप इसका क्यों का पता लगा लोगे तो पता चल जाएगा, या फिर ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और भविष्य में इसका जो है अपन भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि इसको ऐसा, अगर ये आगे जाके ऐसे होने वाला है तो अपन को इसी हिसाब से आगे का काम करना चाहिए, ठीक है। मैं एक डायग्रामेटिक मैप बता के दिखा रही हूँ कि भाई ये ऐसा होने वाला है, ये वैसा होने वाला है, ठीक है। आप चीजों को समझ रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमें दूसरे तरीके से पढ़ाओ, ठीक है। तो मैं अपना तरीका फिर से चेंज करूंगी, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। ना कि अपन को सिर्फ वीडियो बना के सेलेक्ट किया अपन हट गए, ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्य कारण संबंध का अध्ययन करता है कौन, भूगोल। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान वो अपन चलते हैं आगे। भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है, स्थिर नहीं है। देखो आपने देखा ये पर्वत है, कैसा है, भौतिक, ठीक है। और यहाँ अपन ने सड़क बना दी, ठीक है, ये कैसी है, मानवीय। तो ये पहाड़ भी धीरे धीरे घसेगा, ठीक है। ये भी अपर्दित होगा, अपक्षयित होगा, टूटेगा फूटेगा, ठीक है। ये भी ऐसा है तो ये कभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही सड़क भी जो अपन ने बना दी एक जैसी नहीं रहेगी, टूटेगी फूटेगी, है ना, खड्डे हो जाएंगे, पूरी गायब भी हो सकती है अगर अपने उसको टाइम टाइम पे मरम्मत नहीं किया तो ये स्थितिक नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि कैसे हैं, गत्यात्मक है, यानी बदलते हुए हैं, ठीक है। यानी इनके अंदर कोई गति है जो इनको बदलती रहती है। प्रत्येक वस्तु जो स्टार्ट हुई है वो अपने हाई पीक पे जाएगी और पुनः वापस नीचे आएगी, ठीक है। यही नियम है प्रकृति का, कोई भी वस्तु जो स्टार्ट हो रही है वो अपनी हाई पीक तक जाएगी और हाई पीक से पुनः नीचे की ओर आएगी और उसका क्षरण होगा। वैसे ही कोई भी चीज है वो स्थिर नहीं हो सकती, चाहे उसे मानव ने बनाया हो चाहे उसे भौतिक
पर्यावरण में बनाया हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि ये चीजें कैसी है, गत्यात्मक है, स्थिर तो नहीं है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक और निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। और ये परिवर्तन कैसे होता है भाई, ये अपन को ये बता रहा है कि ये परिवर्तन कैसे होता है। ये परिवर्तन होता है, देखो, सतत परिवर्तनशील पृथ्वी, पृथ्वी एनी टाइम परिवर्तनशील है, कुछ ना कुछ पृथ्वी पे होता ही जा रहा है। और अथक और निरंतर सक्रिय, बिना थकने वाला मनुष्य, अथक जो थकता ही नहीं है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। ठीक है, अगर एक थक गया तो दूसरा शुरू हो जाता है कि नहीं इस काम को मैं करता हूँ, है ना, इस तरह से। और निरंतर एनी टाइम, रेगुलर रीति में, है ना, सक्रिय रहता है मानव। ठीक है, उन दोनों के आबद्ध प्रक्रिया, दोनों की मिली जुली प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या है, ये जो है, ये जो तथ्य हैं भौगोलिक और मानवीय दोनों, ये क्या करते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम समाज जो है अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर था। क्या करता था कि भाई वहां से आसपास के जानवरों का शिकार करके खा लेता था, आसपास की वनस्पति को खा लेता था, तो सीधे तौर पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। अब ऐसा नहीं है, भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि ये जो प्रकृति है, यानी पृथ्वी की जो प्राकृतिक घटनाएं या भौतिक स्वरूप है वो, और मानव, उन दोनों के बीच, उन दोनों को एक समग्र इकाई के रूप में, और उन दोनों के बीच की जो अंतर प्रक्रिया है, जो अंतर प्रक्रिया है दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच में जो कार्य संबंध है, उन दोनों के अध्ययन से संबंधित है भूगोल। ठीक है, मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है। अंगभूत भाग यानी प्रकृति का ही एक भाग है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से ही पैदा हुआ है। ठीक है, तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है और अपने काम जो करता है उससे प्रकृति को क्या करता है, प्रभावित करता रहता है। ठीक है, प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। प्रकृति भी क्या करती है, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय पर दिखाई देते हैं। पहाड़ी लोगों के काम धंधे अलग होंगे, मैदानी लोगों के अलग होंगे, पठारी लोगों के अलग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो प्रकृति की छाप है, वो प्राकृतिक भूगोल, भूगोल जो है वहां का जो प्राकृतिक भौगोलिक तथ्य है उनका प्रभाव पड़ रहा है। उसके वस्त्र अलग होंगे, आप देखोगे अपने साउथ इंडिया में लोगों के कपड़े अलग होते हैं, है ना, नॉर्थ इंडिया में अलग होते हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों के प्रकार भी अलग होते हैं। तो प्रकार, घरों के प्रकार, आवासों पर भी जो है प्रकृति की छाप दिखाई देती है। और प्रकृति पर मनुष्य अपनी छाप छोड़ता है, जैसे बड़े बड़े मैदान है उनके ऊपर कई घर बने हुए हैं, है ना, कहीं अपन ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है इस तरह से। ठीक है, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या है, ये मनुष्य की छाप है इस प्रकृति पर। तो प्रकृति की छाप है इन घरों और इन बिल्डिंगों के बीच में जो डिफरेंस है, इनकी जो भिन्नता है उनके ऊपर। यहाँ पे झोपड़ी ही क्यों बनाई गई, इस तरह की ही छत क्यों डाली गई, जबकि यहाँ पे जो है सीधी छत क्यों डाली गई, इस तरह क्यों, क्योंकि वहां की जो है सूर्य का प्रकाश किस तरह प्राप्त होता है उस पर डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, तो इसलिए ये प्रकृति की छाप है, उसकी भिन्नता, जो ये अपन को भिन्नता दिखती है मनुष्य के कार्य, अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घर, अलग अलग लोग, जो ये अपन को दिखाई देते हैं ना, ये प्रकृति की छाप है मनुष्य के कार्यों पर। ठीक है, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता यानी अनुकूलन, अडेप्शन तथा अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन के माध्यम से समझौता किया है मानव ने। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान समय में समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। आज का समाज देखो, आदिम समाज को तो कुछ बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे भाई आदि मानव क्या है, वो तो अपन ने किताबों में ही पढ़ी है। ठीक है, कि भाई आदि मानव क्या था, कैसा था। ठीक है, तो अपन पीछे छोड़ चुके हैं उसको। उसने तकनीकी की खोज और प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में क्षितिज और परिवर्धन कर लिया है। यानी ये कह रहे हैं कि इसने तकनीकी की खोज और उसके प्रयोग, यानी बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट कर लिए यहाँ पे इस पृथ्वी पर, इसलिए अपने अस्तित्व के लिए, अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए इस प्राकृतिक वातावरण को मॉडिफिकेशन कर दिया है, कहीं कहीं से कुछ कुछ चीजें बदल ली है इसने इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर, और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग भी कर रहा है। इन जो संसाधन प्रकृति ने दिया उनका उपयोग कर रहा है, और अपने कार्य क्षेत्र में, है ना, अपना जो वो काम कर रहा है उसमें सिटीज में, उसके सिटीज में यानी अपने कार्य के अंदर निरंतर परिवर्तन कर लिया है।
है ना, उसमें चेंजेस करता रहता है और उसमें कुछ नया ऐड करता रहता है, ठीक है, और आगे ढूंढता रहता है। जैसे अपन जो है ऊर्जा संकट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा संकट में कहते हैं कि भाई जैसे ही पेट्रोल और कोयला खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही पेट्रोल कोयला खत्म हो जाएगा, ऊर्जा की जो है संकट पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो इंसान ने किया, चलो अपन सूर्य से ऊर्जा ले लेंगे, सौर ऊर्जा। क्या कर लिया उसने, नया कुछ संसाधन खोज लिया इसी इसी पृथ्वी पे। ये पहले भी थी, सूर्य की जो सौर ऊर्जा है पहले भी थी, पहले ही सूर्य चमक रहा था, जब अपन ये दोनों चीजें यूज कर रहे थे ना तब भी चमक रहा था। लेकिन क्योंकि इनसे संकट आ गया, अभी खत्म होने वाली है और कहीं हर जगह नहीं मिलती है, जबकि सूर्य की रोशनी लगभग पृथ्वी के उन स्थानों पे मिल जाती है जहाँ मनुष्य निवास करता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसने इसका अल्टीमेट ढूंढ लिया है और इसने सूर्य की रोशनी को क्या बना लिया है, संसाधन बना लिया है, समझ गए। तो ये क्या है, ये मनुष्य परिवर्धन करता जा रहा है अपनी चीजों में, समझ रहे हो, इस तरह से। आगे चलते हैं। ये एक वर्ड है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। अनुकूलन और अपरिवर्तन से रूपांतरण भी कहते हैं। अपने बुक के अंदर इसको लिख लेना ऐसे कैसे। मैं एक बार इसको ढंग से लिख देती हूँ ताकि आपको इंग्लिश हिंदी लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आपको इसे इस तरह से लिखना है, रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण, रूपांतरण भी कहते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन है। देखो आपको कुछ वर्ड्स जो है इंग्लिश में याद रख लेने चाहिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अपन शुद्ध हिंदी अपन को नहीं आती है, ठीक है। तो अनुकूलन करता है, अनुकूलन और रूपांतरण में एक बार मैं आपको जो है अंतर बता देती हूँ। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा कि अनुकूलन और रूपांतरण में अंतर क्या है, ठीक है। तो अनुकूलन जो है, अनुकूलन का मतलब है कि उस एक भौतिक परिवेश में रहते हुए, जैसे मान लो ये एक भौतिक परिवेश है, इसमें जो भी मनुष्य यहाँ रहता है, ठीक है, जो भी मनुष्य यहाँ रहता है, जैसे मान लो ये गर्म प्रदेश है, ठीक है, तो उसकी स्किन जो है ऐसी हो गई है कि वो गर्मी सेक सके, ठीक है, तो उसने उसका अनुकूलन कर लिया है, ठीक है। अब मानते हैं अपन ये ठंडा प्रदेश है, जैसे एस्किमो वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो एस्किमो जो है ठंडा प्रदेश में रहता है, तो उसकी स्किन ऐसी हो गई है कि वो ठंडे प्रदेश में एडजस्ट कर सके। तो इसकी जो बॉडी है गर्म प्रदेश में एडजस्ट करने वाली होगी, उसकी जो है ठंडे प्रदेश में एडजस्ट करने वाली होगी। यही गर्म वाले को ठंडे में लिया और ठंडे वाले को गर्म में लिया तो ये लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने परिवेश में जहां ये पैदा हुए वहां इन्होंने क्या कर लिया, अनुकूलन कर लिया है, इसे ये अनुकूलन कहते हैं। लेकिन जब ये गर्म प्रदेश वाला ठंडे प्रदेश में आता है, ठीक है, क्योंकि आज अपन देखते हैं कैसे विश्व में रह रहे हैं, है ना, वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं अपन। तो अपन को जब ये गर्म प्रदेश वाला ठंडे प्रदेश में आता है तो इसे ठंडा ज्यादा लगता है, तो ये क्या करता है, हीटर जैसी जो रूम हीटर वगैरह होता है ना, इससे क्या करता है, अपने पर्यावरण को जहां उसको रुकना है रूम गर्म कर लेगा, ठीक है, रूम में हीटर लगा लेगा, ठीक है। ये रूपांतरण है, उसने गर्म को ठंडे को गर्म कर लिया, जब तक वो रहेगा तब तक मान लो, ठीक है। और ठंडे वाला अगर गर्म में आएगा तो वो एसी चला लेगा, ठीक है। जैसे कि आज अपन आप हमें भी देखते हो नॉर्मली एसी तो आपको हर हर किसी को पता ही है कि अपन को जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अपन एसी का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये रूपांतरण है, ठीक है, यानी अपन ने कुछ चेंज कर लिया है। अब प्राकृतिक वातावरण को तो चेंज नहीं कर सकते, पर उस वातावरण से लड़ने के लिए अपन ने कुछ चीज ऐड कर दी है उसके अंदर, ठीक है। और जबकि अनुकूलन में क्या है, हमारी बॉडी हमारा शरीर ही उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी शरीर नहीं डली है, अपन ने क्या किया है, उस वातावरण से लड़ने के लिए कोई अल्टीमेट ढूंढ लिया है कुछ, ठीक है। ये है इसमें डिफरेंस। तो डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है और आया था एक बार, इसीलिए आपको बताया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। अब देखिए, तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ साथ जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ है, मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। पहले का जो मनुष्य था ना, वो प्राकृतिक चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देता था कि भाई इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करो, नहीं तो हमें ना मतलब नुकसान हो जाएगा। और आज भी आपको देखने को मिल सकता है कि भाई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, इसका नुकसान उठा रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या है, ये बंधन है प्रकृति के, जो मनुष्य उन बंधनों में रहता है, इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो मनुष्य को क्या होता है,
उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन मनुष्य ने अपनी तकनीकी विकास से, अपने दिमाग से कुछ ऐसी चीजें बना ली है, अगर वो कुछ चीजें यूज करता भी है प्रकृति की, तो उससे उसको नुकसान नहीं होता, उल्टा फायदा ही होता है। देखो, तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया, श्रम क्षमता को बढ़ाया, अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। इसमें उत्पादन के पैमाने और श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हुई। जैसे मान लो पहले क्या होते थे कि भाई हर काम हाथ से होता था, ठीक है, और मनुष्य जो है अपने हाथ का प्रयोग करके, अपने हाथ से, अपनी मेहनत से जो है, जिसे अपन शरीर बल बोलते हैं, शरीर बल से ही सारा काम करता था। फिर इस शरीर बल को कम करने के लिए उसने मशीनें बनाई। तो कम करने से, मशीनें बनाने से क्या हुआ, शरीर शरीर का बल कम लगा, ठीक है, शरीर का बल कम लगा तो क्या हुआ, श्रम क्षमता बढ़ गई, ठीक है, श्रम की कठोरता कम हो गई, ठीक है, अवकाश मतलब, अब जैसे मान लो कि ये 7 लोग हैं एक कंपनी में, हाथ से काम करते हैं, और 7 के 7 जो है 7 दिन के अंदर 7 प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो यही मशीन लेके आ जाए हाथ के साथ, हाथ तो लगाने ही पड़ेंगे, मनुष्य तो वहां चाहिए चाहिए, वर्कर तो चाहिए ही। हाथ के साथ तो ये क्या होगा, ये 7 दिन में जो ये प्रोडक्ट है, ये 7 बन रहे थे, ये 15 बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये जो है उत्पादन की पैमाना जो है वो बढ़ गया है, उत्पादन बढ़ गया है, 7 से सीधा 15 पे चला गया है। अब ऐसा हो गया है तो इस 7 के 7 दिन काम नहीं करेंगे, ये बोलेंगे एक दिन छुट्टी रख लेते हैं अपन संडे को, ठीक है। इससे क्या होगा, अपन थोड़ा आराम करेंगे, आराम करेंगे तो अपनी जो है अवकाश का प्रावधान आया इससे, ठीक है, कि एक दिन संडे को छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो उत्पादन है, ये मान लो 15 से घट के या तो मान लो 13 या 14 हो जाएगा, कि भाई 13 14, लेकिन 7 से तो ज्यादा ही है ना। तो मनुष्य को क्या होगा, राहत मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अवकाश के प्रावधान है, ये सब चीजें जो है मनुष्य ने एड करी है इसमें, ठीक है। और मनुष्य जो है मानव के उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर है, उच्चतर आवश्यकताएं भी हमारी पूर्ण हो रही है आज, ठीक है। उत्पादन का पैमाना और श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक पर्यावरण पर्यावरण या भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि पृथ्वी और जो मानव है, इनके बीच में जो क्रिया है, अन्योन्य क्रिया है, उनके बीच जो संबंध है, उसको जैसे कुछ पंक्तियां दे रखी है यहाँ पे। आपने मिट्टी का सर्जन किया, कवि कहता है ईश्वर से कि आपने जो है मिट्टी बनाई, मैंने उससे कप बना दिया। आपने रात्रि का सर्जन किया, मैंने दीपक बना दिया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल का सर्जन किया, मैंने फूलों की क्यारियां और बाग बगीचे बना दिए वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये मिट्टी, ये रात्रि और ये बंजर भूमि, पहाड़ भूमि, ये क्या है, ये भौतिक चीजें हैं, भौतिक वातावरण, जबकि ये कप, दीपक, ठीक है, बाग बगीचे, फूल क्यारी, ये क्या है, ये मानव के काम है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो भूगोल में कि भौतिक वातावरण का मानव के साथ जो संबंध है, और उस संबंधों से जो मानव ने अपने लिए कुछ नया निर्माण किया है इस भौतिक वातावरण पे, उसका ही अध्ययन अपन किसमें कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं भूगोल में, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है इन पंक्तियों में, ठीक है, समझना। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। तकनीकी का विकास होने से ही मानव जो है आवश्यकता की अवस्था थी, तो ये ऐसा काम करना ही पड़ेगा, ये काम करेंगे तभी होगा, उससे स्वतंत्र होता जा रहा है, ठीक है। वो मशीनों से काम करा लेता है अपन, ठीक है। तो मानव क्या करता है, हमेशा अपनी जो है, अपनी जो चीजें हैं उसके साथ जो है सृजनात्मकता का यूज करते हुए अपनी आवश्यकता के लिए जो चीजें बनाता है, उसको स्वतंत्र रूप से बनाने लगे मशीनों की सहायता से, ठीक है। काम भी हो रहा है और वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।